पॉलिटिकल अलायंस में आप सभी का स्वागत है। आज से तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस सीरीज से संबंधित प्रैक्टिस सेट स्टार्ट होगा और जिसमें हर एक सेट में 26 प्रश्नों का सीरीज रहेगा। तो आइए चलते हैं। आज का इस सेट का पहला प्रश्न, द अथॉरिटेरियन पर्सनालिटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो दिया है यहाँ पे अन्ना आरेंट, थियोडोर अडॉर्नो, टिमोथी स्नाइडर और फ्रेडरिक हेयक। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थियोडोर अडॉर्नो इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, यह मत किसने दिया कि एक आदर्श संविधान राजनीतिक अभिजात्य को उत्तम नैतिक स्वरूप में संजोकर रखता है और अस्थायी राजनीतिक उत्कृष्टता प्रदान करता है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है कि एलेक्सिस डी टॉकविले, इसको टॉकविले भी बोला जाता है, अरस्तु दिया है, डायसे दिया है और ब्राइस दिया है। तो यह जो है एक आदर्श संविधान राजनीतिक अभिजात्य को उत्तम नैतिक स्वरूप में संजो कर रखता है और अस्थायी राजनीतिक उत्कृष्टता प्रदान करता है। तो ये जो कथन है इसको दिया है अरस्तु ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा अरस्तु। नेक्स्ट है, त्रिसंकेंद्रिक वलयों केंद्र अर्धपरिधि एवं परिधि से युक्त वैश्विक आर्थिक प्रणाली का विचार किसने प्रदान किया था? देखिए यहाँ पे दिया है कि त्रिसंकेंद्रिक वलयों केंद्र अर्धपरिधि एवं परिधि से युक्त वैश्विक आर्थिक प्रणाली का विचार, ये किसने दिया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे आर्गरी इमैनुअल, फिर दिया इमैनुअल वालस्टीन और आंद्रे गुंटर फ्रैंक और समीर अमीन दिया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इमैनुअल वालर स्टीन इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पे दिया ग्रेबियल आमंड ने दलीय प्रणाली को निम्नलिखित में से किन श्रेणियों में वर्गीकृत किया है? देखिए यहाँ पे दिया सत्तावादी दलीय प्रणाली, प्रभावी गैर सत्तावादी दलीय प्रणाली और प्रतिस्पर्धी द्विदलीय प्रणाली और गैर प्रतिस्पर्धी द्विदलीय प्रणाली और प्रतिस्पर्धी बहुदलीय प्रणाली दिया है। तो यहाँ पे देखा जाए तो इसमें श्रेणियों में वर्गीकृत किया है और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। ये कौन सही है? तो देखिए यहाँ पे जो है पहला जो है ये भी सही हो जाएगा, दूसरा से सही हो जाएगा, तीसरा भी सही हो जाएगा और गैर प्रतिस्पर्धी प्रणाली जो है बिल्कुल गलत है और यहाँ पे प्रतिस्पर्धी बहुदलीय प्रणाली ये भी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे जो चौथा है उसको छोड़ करके बाकी सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कथन से संबंधित दिया कि दो कथन दिए गए हैं यहाँ पे। तो पहला कथन है कि वैश्विकवादियों अर्थात वैश्विकतावादी ग्लोबलिस्ट्स की मूल अवधारणा यह है कि वैश्वीकरण सैद्धांतिक रूप से सभी के लिए उपभोक्ता वस्तुओं के विकल्प में वृद्धि करता है। और एक दूसरा कथन है, देखिए यहाँ पे दो होना चाहिए। वैश्विकवादियों का मानना है कि वैश्वीकरण धनिकों का पक्षधर है। देखिए ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो पहला कथन है ये सही हो जाएगा। तो मात्र पहला ही कथन सही है। तो इसमें जो सी दिया है कथन एक सही है किंतु कथन दो जो है बिल्कुल गलत है। तो ये ऑप्शन नंबर जो सी इसका हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा।
नेक्स्ट है दिया है यहाँ पे सूची 1 और सूची 2। तो एक सूची में विचारक दिया है, दूसरे सूची में संकल्पना दिया है। यहाँ पे दिया है सारटोरी, इसको सारटोरी देखिए। तो जो सारटोरी है, सारटोरी इसको कहा जाता है। तो जो सारटोरी है उसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा डेमो प्रोटेक्ट एंड डेमो पावर। और बी है मॉरिस। तो जो मॉरिस हो जाएगा वो जीवन सूचकांक लाइफ इंडेक्स की भौतिक गुणवत्ता, ये हो जाएगा मॉरिस का। और हेयक जो है तो हेयक का हो जाएगा कैटालेक्सी, कैटलेक्सी। और पापर जो होगा वो मिथ्याकरण से संबंधित हो जाएगा। तो यहाँ पे जो बन रहा है वो हो जाएगा एक, नहीं यहाँ पे दिया है कि एक का 4 है ना, तो 4 3 फिर 2 फिर 1। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है फिर सूची से संबंधित प्रश्न है। एक तरफ लेखक का नाम, दूसरी तरफ पुस्तक का नाम। वाल्टर राडने, जो वाल्टर राडने हैं ये हो जाएगा हाउ यूरोप अंडर डेवलप्ड अफ्रीका। तो इसका तो हो जाएगा। फिर जाफ्रे के, तो जो जाफ्रे के है ये हो जाएगा डेवलपमेंट एंड अंडर डेवलपमेंट ए मार्क्सिस्ट एनालिसिस, इसका 3 हो जाएगा। और रोनाल्ड एच लिकचाव, तो इसका जो हो जाएगा सी का, ये थ्योरी ऑफ अंडर डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट, ये हो जाएगा 1 का। और जोसेफ सिम्प्टर, तो जोसेफ सिम्प्टर है इंपीरियलिज्म एंड सोशल क्लासेस, ये हो जाएगा। तो इसके तो 1 का 2 है, फिर 2 3 फिर 1 फिर 4। तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए यहाँ पे जो प्रश्न संख्या 8 से लेकर के 11 तक गद्यांश से संबंधित प्रश्न दिया रहेगा। तो गद्यांश से संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए हमको पहले गद्यांश को पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए पहले गद्यांश को पढ़ते हैं। विकास के उदारवादी मॉडल प्रतिरूप का विचार मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप की नीति पर आधारित है। इस व्यवस्था में व्यक्ति को बाजार के सुपुर्द कर दिया जाता है और यह दावा किया जाता है कि व्यक्ति स्वतंत्र है एवं वह विकास में भाग ले सकता है। यह सुस्पष्ट है कि इस मॉडल में वैश्वीकरण एवं निजीकरण को शामिल किया जाता है, जिसके तहत ऐसा माना जाता है कि पूरा विश्व एक गांव जैसा है एवं जैसे प्रत्येक व्यक्ति मुक्त रूप से एक दूसरे के साथ व्यापार कर सकता है। इस प्रकार की व्यवस्था में लाइसेंस व्यवस्था और राज्य नियंत्रण में कमी आती है तथा आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक क्षेत्र में राज्य का कम से कम हस्तक्षेप अपेक्षित होता है। इस मॉडल के अंतर्गत विकास अधिकतम उत्पादन का समानार्थी होता है, जो कि औद्योगिकरण एवं नवीकरण पर अधिक बल देता है, बहुत अधिक बल देता है। इस व्यवस्था में क्योंकि जो व्यवसाय है व्यापार के द्वार समग्र विश्व के लिए खुले हुए होते हैं। बहुराष्ट्रीय निगम कॉरपोरेशन जो होती है वो अपनी पहुंच को व्यापक बनाना प्रारंभ करते हैं एवं विकासशील देशों के संपूर्ण बाजार विदेशी उत्पादों से भर जाते हैं। फलस्वरूप उस देश का घरेलू उत्पादन मंद पड़ जाता है। यदि विकास के पैमाने की बात की जाए तो विकास के स्तर को सकल राष्ट्रीय उत्पादन एवं राष्ट्रीय आय के आधार पर मापा जाता है। इसके मापन के समय उन व्यक्तियों को इसमें शामिल नहीं किया जाता जिनके आय एवं रोजगार समाज के सबसे निचले स्तर पर होते हैं। वास्तविक रूप में यह मॉडल राज्य के एक अंतराल पैदा करने का कार्य करता है, जिसमें एक तरफ तो धनी वर्ग होता है और दूसरी तरफ वह वर्ग जिनकी अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं हो पाती। निश्चित रूप में यह मॉडल आर्थिक, राजनीतिक एवं सामाजिक स्तर पर बहुत हुए व्यक्ति के विकास के बारे में चर्चा करता है, किंतु यह योग्यतम की उत्तरजीविता के सिद्धांत को केंद्र में रखता है। इस प्रकार से किसी व्यक्ति का सर्वांगीण विकास असंभव है। तो ये पूरा पैराग्राफ पढ़ने के बाद हमारा ये जो 8 से लेकर के 11 नंबर तक जो रहेगा उसका उत्तर इसी से संबंधित रहेगा। तो देखते हैं 8वें नंबर का प्रश्न। विकास के उदारवादी मॉडल के अनुसार व्यक्ति की स्वतंत्रता में निम्नलिखित में से कौन सी एक बाधा है? ठीक है, तो यहाँ पे जो है व्यक्ति की जो स्वतंत्रता में निम्नलिखित में से कौन सी बाधा है,
तो इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा सरकार। ठीक है, तो यहाँ पे सरकार इसका राइट आंसर हो जाएगा। सरकार ही उदारवादी मॉडल के अनुसार बाधा है। अब क्यों सरकार बाधा है? क्योंकि यहाँ पे दिया है उदारवादी मॉडल, तो विकास के उदारवादी मॉडल। देखिए, उदारवाद का मतलब ये होता है कि राज्य व्यक्तियों के ऊपर हस्तक्षेप न करे, और यहाँ पे कह रहा है कि अनुसार व्यक्ति की स्वतंत्रता में कौन सी बात है, तो व्यक्ति की स्वतंत्रता में जहाँ उदारवादी आता है तो सरकार का मतलब होता है कि वो कम से कम हस्तक्षेप करे, और हस्तक्षेप करने का मतलब होता है कि राज्य यानी कि सरकार व्यक्ति के ऊपर कानून बना करके लागू करते हैं, तो व्यक्ति क्या होता है, बंधन में आ जाता है। तो इसके हिसाब से जो उदारवादी मॉडल के अनुसार व्यक्ति की स्वतंत्रता निहित में से कौन सी एक बाधा है, तो सरकार ही बाधा होता है, क्योंकि सरकार कानून बनाता है और व्यक्ति के ऊपर लागू करता है, जिसकी वजह से व्यक्ति स्वतंत्र पूर्वक अपनी विचार व्यक्त नहीं कर पाते हैं और स्वतंत्र रूप से पूंजी संचय नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे कथन से संबंधित प्रश्न है, उसी में से संबंधित है। राज्य का अधिकतम हस्तक्षेप आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है। और दूसरा दिया है कि अधिकतम उत्पादन विकास के लिए अनिवार्य होता है। उपयुक्त कथनों का निम्नलिखित में से देखिए, यहाँ पर दिया राज्य का अधिकतम हस्तक्षेप आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है। देखिए, जो अधिकतम हस्तक्षेप होगा तो आर्थिक विकास बिल्कुल नहीं हो पाएगा, कम से कम हस्तक्षेप रहेगा तो आर्थिक विकास हो जाएगा, ये उदारवादी के अनुसार। तो ये उसके हिसाब से आर्थिक विकास के लिए राज्य का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, यानी कि कम से कम होना चाहिए, तो ये बिल्कुल गलत है। दूसरा, अधिकतम उत्पादन विकास के लिए अनिवार्य होता है। अधिकतम उत्पादन जो होता है वो विकास के लिए अनिवार्य होता है, तो ये बिल्कुल सही है। तो इसको देखते हैं कि एक तो गलत है और आर जो है, जो कथन दो है वो सही है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर, इसका उत्तर ऑप्शन जो डी हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए, अब देखिए कि निम्नलिखित में से कौन से कारक राजनीतिक व्यवस्था में क्रांतियों का मार्ग प्रशस्त करते हैं। यहाँ पे देखिए कि जो राजनीतिक व्यवस्था में क्रांतियों का मार्ग प्रशस्त करते हैं उसमें जो ये है तीव्र वर्ग विभाजन। तो तीव्र वर्ग विभाजन ये बिल्कुल सही है। जनता को एकजुट करने में बुद्धिजीवियों की भूमिका, तो ये भी सही हो जाएगा। ये भी राजनीतिक व्यवस्था की क्रांतियों का मार्ग प्रशस्त करते हैं। और सामाजिक असंतुलन, तो सामाजिक असंतुलन की वजह से भी क्रांति का मार्ग प्रशस्त हो। शांति की तीव्र इच्छा, ये बिल्कुल नहीं होगा, ये शांति से संबंधित। अभिवृद्धि परिवर्तन, ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इसमें 1, 2 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 1, 2 और 3 अर्थात ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ दिया कि वैश्वीकरण को निम्नलिखित में से कौन मजबूती प्रदान करते हैं। तो पहला कि राष्ट्र के बीच वस्तुओं एवं सेवाओं के मुक्त व्यापार को बढ़ावा देता है, तो ये जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। विकासशील विश्व की बाजार अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती मिलती है, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। देशों के मध्य सामाजिक आर्थिक अंतःक्रिया को बढ़ावा देता है, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। धनी एवं निर्धन के मध्य आर्थिक विषमता में वृद्धि होती है, तो बिल्कुल गलत। यह देशों के मध्य मानवीय एवं सांस्कृतिक अंतःक्रियाओं को प्रोत्साहित करते हैं, ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा देखिए 1, 2 और 3। तो 1, 2 और 3, 1, 2 और 3 इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कथन से संबंधित प्रश्न है। दिया कि 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन असर्शन है और इसके रूप में लिखा है, दूसरा उसका कारण रीजन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अभिकथन जो है पूंजीवाद के आंतरिक विरोधाभास, पूंजीवाद को समाप्त कर देंगे। जो आंतरिक विरोधाभास है पूंजीवाद का, तो ये क्या कर देंगे, तो पूंजीवाद का समाप्त कर देंगे, बिल्कुल सही है। अधिशेष मूल्य का शोषण, यानी कि अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत में अधिशेष मूल्य का शोषण संदोहन पूंजीवाद का सबसे बड़ा विरोधाभास है, ये भी बिल्कुल सही है। तो देखिए जो विरोधाभास है, ये पूंजीवाद में विरोधाभास क्यों उत्पन्न हो रहा है पूंजीवाद में, तो ये उसको समाप्त कर देने की ये इच्छा जग रही है। तो इसमें अधिशेष मूल्य का जो सिद्धांत है यही सबसे बड़ा विरोधाभास है कार्ल मार्क्स के अनुसार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, देखिए दोनों सही है और उसका व्याख्या भी ये सही करता है, तो ये ऑप्शन जो है एक
जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कथन से ये भी दिया है, यहाँ पे भी दो कथन है। तो पहला कथन अभिकथन जो दिया है राजनीतिक सांस्कृतिक राजनीति के बारे में विश्वासों और मनोभावों का एक समुच्चय है, जैसा कि लोगों के मौखिक और अमौखिक व्यवहार में सम्मिलित है। और कारण है कि राजनीतिक संस्कृति के प्रतीकात्मक और रूपात्मक प्रतिमान मॉडल की इस बात के द्योतक है कि उतनी ही राजनीतिक संस्कृतियाँ हो सकती है जितनी कि राजनीतिक प्राणियों में राजनीतिक विकास की गतिशीलता होती है। देखिए अगर देखा जाए तो इसमें ये भी कथन सही है और ये भी कथन सही है, लेकिन इसकी ये व्याख्या बिल्कुल नहीं करता है, इसकी ये व्याख्या बिल्कुल नहीं करता है। तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन देखिए ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर जो ए की व्याख्या नहीं करते हैं, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे दो कथन दिए गए हैं। दलीय प्रणालियाँ राजनीतिक लड़ाइयों पॉलिटिकल बैटल्स को लड़ने में साधारण साधन प्रदान करती है, तो बिल्कुल सही है। दलीय प्रणाली का एक उद्देश्य पारंपरिक अभिजात वर्ग को नए अभिजात वर्ग से प्रतिस्थापित करना है, तो ये भी सही हो जाएगा। तो देखा जाए तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सूची। एक तरफ पुस्तक दिया है, दूसरे सूची में जो लेखक का नाम दिया है। तो पॉलिटिकल चेंज एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज नेशनलिज्म डेवलपमेंट, तो ये हो जाएगा जॉन एच कॉट्स्की। जॉन एच कॉट्स्की इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका मतलब मिलान हो जाएगा, ये चौथा हो जाएगा। पॉलिटिकल डेवलपमेंट, तो पॉलिटिकल डेवलपमेंट सी एच टॉड। द पॉलिटिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन, तो हो जाएगा डेविड एप्टर। और ट्रेडिशन चेंज एंड मॉडर्निटी, ये हो जाएगा SN आइजेनस्टाइन। तो इसका जो बनेगा पहला का चौथा, फिर तीसरा, फिर 1, फिर 2, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है संविधानवाद की निम्नलिखित विशेषताओं को उस कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए जैसा कि वे समय के साथ विकसित हुए हैं। तो समय के साथ विकसित जैसे हुए हैं उसी तरीके से कालक्रम में व्यवस्थित करना है। देखिए यहाँ पर नियंत्रण और संतुलन फिर है, फिर विधि का संहिताकरण है, फिर राजनीतिक पृथकतावाद होता है, फिर संवैधानिक राजतंत्र होता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो राजनीतिक पृथकतावादी सबसे पहले होती है। राजनीति के अंदर जो पृथकतावादी है ये पहले हो जाएगी, फिर विधि का संहिताकरण, फिर हो जाएगा संवैधानिक राजतंत्र तीसरे नंबर पे, और सबसे लास्ट में पहला हो जाएगा नियंत्रण और संतुलन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म नामक पुस्तक के लेखक हैं। द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म पुस्तक के लेखक कौन है, तो यहाँ पे दिया है आर म्यूर दिए हैं, GP गुच दिया है, हैंस कोहन दिया है, और CJH हैस दिया है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हैंस कोहन। नेक्स्ट है नियो कॉलोनियलिज्म, इसका तो नव उपनिवेशवाद इसको बोला जाता है। नव उपनिवेशवाद द लास्ट स्टेज ऑफ इम्पीरियलिज्म पुस्तक के किसने लिखा है, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा के उक्रुमा इस पुस्तक को लिखे थे। नेक्स्ट है ऑरेंज रिवॉल्यूशन,
ऑरेंज रेवोल्यूशन निम्नलिखित के साथ संबंध थी। किसके साथ संबंध थी? तो ये हो जाएगा पोलैंड, यूक्रेन, रूस और मोल्डोवा। तो इसका उत्तर हो जाएगा यूक्रेन। ठीक है, तो ये यूक्रेन से संबंधित थी। नेक्स्ट है 20वें नंबर पे, आधुनिकता का संशोधनवादी सिद्धांत। आधुनिकता का संशोधनवादी सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने प्रदान किया है? तो स्टीवन विल्किंसन और सुदीप्ता कविराज। अतुल कोहली है, फ्रैंकलिन आर फ्रैंकल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सुदीप्ता कविराज। सुदीप्ता कविराज इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पे कालक्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसके कालक्रम में व्यवस्थित करने के लिए तो पहले देखिए जो रूस यूक्रेन युद्ध, रूस जॉर्जिया युद्ध, यूरोमैंडेट रिवोल्यूशन और ऑरेंज रिवोल्यूशन। तो सबसे पहले यहाँ पे ऑरेंज रिवोल्यूशन ही हुआ था। सबसे पहले ये हो जाएगा ऑरेंज रिवोल्यूशन। उसके बाद जो है रूस जॉर्जिया युद्ध हो जाएगा। फिर है आ जाएगा यूरोमैंडेट रिवोल्यूशन तीसरे नंबर पे। और सबसे लास्ट में आ जाएगा यूक्रेन और रूस का युद्ध हुआ था, ये चौथे नंबर पे आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने विचार विमर्श को प्रभावित करने के लिए द स्टिक्स, द डील, द किस शब्दावली गढ़ी है? देखिए यहाँ पे किसने विचार विमर्श करने को प्रभावित करने के लिए द स्टिक, द डील और द किस शब्दावली को गढ़ा है? तो जो इसका उत्तर हो जाएगा केथ बॉल्डिंग। केथ बॉल्डिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से किसने आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को मानव चिंतन और गतिविधि के सभी क्षेत्रों में शामिल होने वाले परिवर्तन की बहुआयामी मल्टीफेस्टेड प्रक्रिया के रूप में वर्णित किया है? तो एक बार और देखते हैं, इनमें से किसने आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को मानव चिंतन और गतिविधि के सभी क्षेत्रों में शामिल होने वाले परिवर्तन की बहुआयामी मल्टीफेस्टेड प्रक्रिया के रूप में वर्णित किया है? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा, देखिए हंटिंगटन दिया है, एमएस लिप्सिट दिया है, रस्टो और वार्ड दिया है, डेविड ईस्टन दिया है। तो इसका हमको लग रहा है कि ये हंटिंगटन होगा। इसका राइट आंसर हंटिंगटन ही होगा। नेक्स्ट है, खाद्य सुरक्षा पर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव है? खाद्य सुरक्षा पर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव है? देखिए यहाँ पे दिया ए, धनी देश आर्थिक सहायता सब्सिडी प्रदान करते हैं और व्यापारिक बाधाएं विकासशील देशों द्वारा खाद्य सुरक्षा उन्नयन करने हेतु वैश्वीकरण के संभाव्य के लाभ को प्राप्त करना दुष्कर बना देते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमको ये लग रहा है बिल्कुल सही है। तो इसको सही कहने से पहले थोड़ा सा आगे भी हम देखना। अब अगला ऑप्शन है, जो विश्व व्यापार संगठन के नियम कृषि क्षेत्र पर लागू नहीं होते हैं, इसलिए वैश्वीकरण खाद्य सुरक्षा पर वास्तव में व्यवहार नहीं होता है। ये हमको बिल्कुल गलत लग रहा है। सुपर मार्केट ही जहाँ तक वह क्षेत्र है जिसमें खाद्य एवं कृषि क्षेत्र में वैश्वीकरण के प्रभाव को अनुभूत किया जा सकता है, बिल्कुल नहीं। विकासशील देश को संभाव्य लाभ को प्राप्त करने के क्रम में सरकारी स्वामित्व वाले खाद्य भंडारों को निर्मित करने की आवश्यकता है, बिल्कुल नहीं। तो इसमें ऊपर के तो नीचे के तो सब गलत है। तो हमको लग रहा है ये ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पे दिया कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन और दूसरा उसका कारण है। देखिए दिया ए, भारत में सरकार की संकर व्यवस्था यानी कि हाइब्रिड सिस्टम है, बिल्कुल सही है, हाइब्रिड सिस्टम है। और अगला है, संकर व्यवस्था में दो पुरातन प्रारूप ब्रिटिश परंपरा एवं अमेरिकी सिद्धांत सम्मिलित हैं, बिल्कुल सही है। तो ये व्यवस्था हाइब्रिड सिस्टम है। तो इसको ये व्याख्या भी करता है इसका
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए भी सही है और आर भी सही है और व्याख्या भी करता है। तो यहाँ पे दिया है, देखिए ये आर दोनों सही है, लेकिन आर की व्याख्या नहीं करता। नहीं, ये सही है, आर नहीं, ये जो डी है आर और ए दोनों सही है और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस प्रश्न का सबसे लास्ट प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है। देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से उपकरण इंस्ट्रूमेंट स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र के प्रक्रियात्मक स्थिति में है। तो यहाँ पे जो लैंड्स जीमियन, ये भी सही हो जाएगा, ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र के प्रक्रियात्मक स्थिति में है। लैंड्स जीमियन जो है ये भी होता है, वहाँ पे जनमत संग्रह भी होता है, पहल करना भी होता है और प्रत्याह्वान। प्रत्याह्वान का मतलब होता है कि देखिए यहाँ पे अपने जिसको चुन करके भेजे हैं उसे वापस बुला सकते हैं, रिकॉल इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पे चारों को चारों सही होंगे। तो चारों को सही होने का मतलब है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस सेट का, इस सीरीज का जो तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण का आज पहला सेट था। तो इस सेट में हम लोगों ने 26 प्रश्नों को देखा, हल किया। तो आज के लिए मात्र इतना ही। मिलते हैं इसके आगे के नेक्स्ट